होना जरूरी होता है। किसका होना जरूरी होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली का होना। यानी कि परासरण की क्रिया कब होगी? जब अर्धपारगम्य झिल्ली उपस्थित होगी। देखो, परासरण भी एक तरह का विसरण ही होता है, लेकिन परासरण में क्या उपस्थित होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली उपस्थित होती है, जबकि विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली उपस्थित नहीं होती है। तो परासरण क्या है? विलायक। विलायक, देखो विलायक क्या होता है? जल। यहां नीचे लिख रहा हूं मैं, विलायक। विलायक, विलायक कौन होता है? जल। जल को ही लेंगे हम यहाँ विलायक के रूप में, है ना। किसको लेंगे? जल को। इधर लेता हूं मैं विलयन। विलयन जो होता है, विलयन विलय और विलायक दोनों से मिलकर बनता है विलयन। किस किस से मिलकर? विलय और विलायक दोनों से मिलकर कौन बनता है? विलयन बनता है ना। देखो, विलायक के रूप में अपने पास क्या है? जल है, प्योर जल। इस जल के अंदर कुछ भी मिला हुआ नहीं है, ये विलायक है ना। और जब अपन, जैसे मान लो अपने दो पात्र लिए ए और बी। ए पात्र में अपने पास में शुद्ध जल है, प्योर जल उपस्थित है, और बी पात्र में हमने जल के अंदर मान लो 5 लीटर ही जल इसमें लिया अपन ने ए पात्र में, और बी पात्र में अपन ने 5 लीटर जल इसमें लिया, लेकिन हमने इसमें विलय मिला दिया। विलय यानी नमक या शक्कर या कुछ भी मिला दिया, तो ये क्या बन गया? विलयन बन गया। क्या बन गया? विलयन बन गया। अब ये विलयन बन गया ना, तो इसमें ए पात्र की तुलना में जल की सांद्रता कम हो जाएगी। दोनों में 5-5 लीटर ही है जल तो, लेकिन इसमें विलय भी आकर मिल गया, और विलय भी आकर मिल गया तो इसमें जल की सांद्रता, जल की सांद्रता की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, परासरण सांद्रता की बात नहीं कर रहा। जो मैं बोल रहा हूं उन शब्दों पे ध्यान देना। किसकी सांद्रता की बात हो रही है? जल की सांद्रता। सांद्रता का मतलब होता है मात्रा। तो जल की मात्रा इसमें क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? कारण इसमें विलय मिला दिया अपन ने, और इसमें तो शुद्ध जल है, तो इसमें जल की सांद्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी तो देखो, अब इसमें जल ज्यादा है, इसमें जल क्या है? कम है। तो जहां जल ज्यादा होता है ना, उस जगह परासरण सांद्रता कम होती है। ध्यान रखना, यहां पर परासरण सांद्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कहां पर? ए पात्र में। जहां पर जल ज्यादा होता है उस जगह परासरण सांद्रता कम होती है। तो यानी ए पात्र में परासरण सांद्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जहां पर जल कम होता है उस जगह परासरण सांद्रता, परासरण सांद्रता क्या होती है? अधिक होती है। सांद्रता क्या होती है? अधिक होती है। दोबारा समझना इसको, परिभाषा के डेफिनेशन जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग देखो। विलायक, विलायक मतलब जल के कणों का कम परासरण सांद्रता वाले विलयन से अधिक परासरण सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन या जाना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। आपको मैंने बोला था परासरण भी एक तरह का विसरण है, लेकिन उसके लिए किसका होना जरूरी है? अर्धपारगम्य झिल्ली का होना जरूरी है। किसके लिए? परासरण के लिए। तो परासरण में होता क्या है? देखो, विलायक यानी जल का परिवहन होता है जहां पर शुद्ध जल है। जैसे ए पात्र में अपने पास 5 लीटर शुद्ध जल है, और बी पात्र में हमने जल के अंदर विलय मिला दिया, तो विलय मिला दिया तो बी पात्र में जल की सांद्रता, किसकी सांद्रता? जल की। ध्यान रखना, जल की सांद्रता यहाँ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कहां पर? बी पात्र में। और ए पात्र में जल की सांद्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जल की सांद्रता कहाँ ज्यादा है? ए पात्र में। और कहाँ कम है? बी पात्र में। लेकिन अब बात करते हैं अपन परासरण सांद्रता की। तो परासरण सांद्रता किसकी ज्यादा है? बी पात्र की। जहां जल की सांद्रता कम होगी ना, वहां पर परासरण सांद्रता अधिक होगी। ध्यान रखना, जहां जल कम है या जल की मात्रा या जल की सांद्रता कम है, वहां परासरण सांद्रता अधिक होगी। और जहां जल की मात्रा या सांद्रता ज्यादा है, वहां पर परासरण सांद्रता क्या होगी? कम होगी। तो जल जो है, सुनना आप ध्यान से, तो जल जो है अपनी खुद की अधिक परासरण अपनी खुद की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है। देखो, ए पात्र में जल की सांद्रता ज्यादा है, बी पात्र में जल की सांद्रता कम है,
तो जल जो है ए पात्र से बी पात्र में जाएगा। अब बात करते हैं अपन परासरण सांद्रता की। जल जो है हमेशा कम परासरण सांद्रता से, ए पात्र की परासरण सांद्रता कम है, क्यों? क्योंकि यहाँ जल की मात्रा ज्यादा है। और बी पात्र की परासरण सांद्रता कम है, क्यों अधिक है? क्योंकि यहाँ जल की मात्रा क्या है? कम है। तो जल जो है हमेशा कम परासरण सांद्रता से कहाँ जाता है? अधिक परासरण सांद्रता की ओर। दोबारा डबल डेफिनेशन हो जाएगी। अब ये अपन यूं भी बोल सकते हैं इस डेफिनेशन को, विलायक यानी जल के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर गमन परासरण कहलाता है। और परासरण सांद्रता के संदर्भ में हम इसको कैसे बोलेंगे? विलायक के कणों का या विलायक के अणुओं का कम परासरण सांद्रता वाले विलयन से अधिक परासरण सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। तो अब देखो परासरण की दृष्टि से जल का गमन किधर से किधर होता है? जल का गमन किधर से होता है? खुद जल की सांद्रता की बात करेंगे तो जल अपनी अधिक सांद्रता से कहां जाएगा? कम सांद्रता की ओर जाएगा। और परासरण सांद्रता के संदर्भ में देखेंगे इसको, तो जल हमेशा कम परासरण सांद्रता से अधिक परासरण सांद्रता की ओर जाएगा। फिर दोबारा बता रहा हूं मैं, जहां जल की मात्रा ज्यादा होगी वहां परासरण सांद्रता कम होगी, और जहां जल की मात्रा कम होगी वहां परासरण सांद्रता अधिक होगी। तो यानी परासरण सांद्रता के संदर्भ में तो जल कहाँ जाता है? कम परासरण सांद्रता से अधिक परासरण सांद्रता की ओर। और जल की खुद की सांद्रता देखेंगे तो आपको पता है जल हमेशा अधिक से निम्न की ओर जाएगा। यानी जल अपने अधिक सांद्रता, यानी ए पात्र में जल ज्यादा है और बी पात्र में जल क्या है? कम है, तो कम की ओर जाएगा। और परासरण सांद्रता की तुलना में देखेंगे तो कम परासरण सांद्रता से अधिक परासरण सांद्रता की ओर। तो ये दो चीज तो हो गई। ये समझ में आया? अंगूठा सिंबल दिखाओ, आ गया समझ में? अगला देखो, ये तो अपने दो चीज की बात करी, जल की खुद की सांद्रता और परासरण सांद्रता की। अब अपन बात करते हैं परासरण दाब की। किसकी? परासरण दाब। परासरण दाब को ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो परासरण दाब के संदर्भ में क्या होगा? जहां जल की मात्रा ज्यादा होगी वहां परासरण दाब भी कम होगा। तो इस ए पात्र में परासरण दाब भी क्या होगा? कम होगा। और जहां जल की मात्रा कम होगी वहां पर परासरण दाब क्या होगा? अधिक होगा। परासरण दाब क्या होगा? अधिक होगा। यानी बी पात्र में परासरण दाब क्या है? अधिक है। दोबारा सुनना, परासरण दाब की बात कर, पहले अपन ने बात करी जल की खुद की सांद्रता की, फिर बात करी परासरण सांद्रता की, अब बात कर रहे हैं परासरण दाब की। तो जहां पर जल अधिक होगा ना वहां पर परासरण दाब कम होगा, और जहां पर जल कम होगा वहां पर परासरण दाब अधिक होगा। तो जल का गमन परासरण दाब के संदर्भ में किधर से किधर होगा? कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब की ओर होगा। और कहां होकर होगा? अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर। तो अर्धपारगम्य झिल्ली का होना भी जरूरी है। 5-6 डेफिनेशन लिखी हुई है सीट में, उसमें ये वाली डेफिनेशन भी है। कम परासरण सांद्रता से अधिक परासरण सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। अब देखो एक और चीज की बात करते हैं अपन, विसरण दाब की। काय की बात करते हैं? विसरण दाब की। विसरण दाब। तो देखो विसरण दाब जो होता है हमें पता है, विसरण की क्रिया जो होती है, विसरण की दर दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है। यानी विसरण किधर से किधर होगा? अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब की ओर। विसरण किधर से किधर होता है? अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब की ओर। तो जहां पर जल की मात्रा ज्यादा होगी ना वहां पर विसरण दाब अधिक होगा। जहां पर जल की मात्रा ज्यादा होगी वहां पर विसरण दाब अधिक होगा, और जहां पर जल की मात्रा कम होगी वहां पर विसरण दाब क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। पहले अब शीट में देखो एक एक परिभाषा को देखो, इसको दोबारा वापस समझाऊंगा मैं। एक एक परिभाषा देखो। पहली परिभाषा तो आपको मैंने चेंज करके लिखवा दी थी कल। दूसरी परिभाषा देखो, दूसरी डेफिनेशन, केवल विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए विसरण को परासरण कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा है, इसमें हमने विसरण दाब या परासरण सांद्रता या सांद्रता का उपयोग नहीं किया। इसमें केवल यही लिखा है, केवल विलायक के अणुओं का, विलायक मतलब जल के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए विसरण को क्या बोलते हैं? परासरण कहते हैं। तीसरी परिभाषा देखो, तीसरी डेफिनेशन, परासरण किसी द्रव का, किसी द्रव मतलब यहां पर हम जल को लेते हैं। परासरण किसी द्रव का एक विशेष प्रकार का विसरण है। परासरण क्या है?
किसी द्रव का एक विशेष प्रकार का विसरण है, जैसे मैंने कहा था अभी, परासरण भी एक विशेष प्रकार का विसरण है जिसमें विलायक के कण, विलायक मतलब जल के कण का प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली शर्त है ये परासरण की, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अधिक विसरण दाब से, देखो अभी बताया था मैंने, जहां पर जल की मात्रा ज्यादा होगी वहां पर विसरण दाब अधिक होगा। विसरण दाब के संदर्भ में यदि हम परासरण की डेफिनेशन देखेंगे तो परासरण की डेफिनेशन होगी अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब की ओर। तीसरी डेफिनेशन में देखो, परासरण किसी द्रव का एक विशेष प्रकार का विसरण है जिसमें विलायक के कण, विलायक मतलब जल, विलायक के कण का प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अधिक विसरण दाब से, जहां जल ज्यादा होगा वहां विसरण दाब अधिक होगा और जहां जल कम होगा वहां पर विसरण दाब क्या होगा, कम होगा। तो जल जो है अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब की ओर जाएगा और डेफिनेशन भी यही कह रही है, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब वाले स्थान की ओर होता है। तो ये तीसरी डेफिनेशन थी। चौथी देखो, विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम परासरण दाब से, ये परासरण दाब ये रहा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जहां पर जल ज्यादा होगा वहां परासरण दाब क्या होगा, कम होगा, और जहां पर जल कम होगा वहां परासरण दाब क्या होगा, अधिक होगा। तो परासरण दाब के संदर्भ में देखेंगे हम तो परिभाषा क्या हो जाएगी, कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब की ओर प्रवाह जो होता है वो क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। तो चौथी डेफिनेशन जो है ये परासरण दाब के संदर्भ में विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है। तो ये चार डेफिनेशन थी। आपको मान लो एग्जाम में डायरेक्ट वो पूछता है परासरण किसे कहते हैं, तो आप इन चारों में से कोई सी भी डेफिनेशन लिख सकते हो, लेकिन आपसे वो परासरण दाब के संदर्भ में पूछ ले तो फिर परासरण दाब के संदर्भ में ही लिखनी है। अगर कोई दूसरी लिखते हो तो वो गलत मानी जाएगी, और विसरण दाब के संदर्भ में पूछता है तो विसरण दाब के संदर्भ में ही लिखनी है, कोई दूसरी लिखोगे तो वो गलत मानी जाएगी। परासरण सांद्रता के संदर्भ में पूछेगा तो उसके संदर्भ में ही लिखनी है। अब एक बार दोबारा फिर देख लो, देखो परासरण के लिए शर्त क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है, अर्धपारगम्य झिल्ली का। परासरण की क्रिया में हमेशा विलायक के कणों का प्रवाह होता है, विलायक मतलब हम जल को लेते हैं यहाँ पर। और एक बात और ध्यान रखना, शुद्ध जल का परासरण दाब हमेशा शून्य होता है। कितना होता है, शून्य, क्योंकि परासरण दाब कम होता है शुद्ध जल का और कम होता है तो वो क्या होगा, शून्य होता है। तो देखो ए और बी दो पात्र लिए हमने, ए पात्र में हमने शुद्ध जल ले लिया, बी पात्र में भी हमने शुद्ध जल लिया, लेकिन हमने उसमें फिर विलय मिला दिया, और विलय मिला दिया तो विलय और विलायक मिलकर क्या बन गया, ये विलयन बन गया। तो बी पात्र में क्या बन गया, विलयन बन गया। जबकि ए पात्र में हमारे पास क्या है, शुद्ध विलायक उपस्थित है, प्योर जल उपस्थित है। तो यहाँ जल की सांद्रता क्या होगी, ए पात्र में ज्यादा होगी, यानी जल की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। बी पात्र में जल की मात्रा कम हो जाएगी इसकी तुलना में। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर विलय आ गया ना, और विलय आ गया तो यहाँ पर जल की सांद्रता क्या हो जाएगी, बी पात्र में कम हो जाएगी। तो बात करते हैं अपन जल की सांद्रता की। तो जल की सांद्रता कहाँ ज्यादा है, ए पात्र में जल की सांद्रता या मात्रा, और बी पात्र में क्या है, कम है। तो जल अपनी खुद की सांद्रता से किधर जाता है, अपनी खुद की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगा। यानी ए पात्र से कहाँ जाएगा जल, बी पात्र में जाएगा, अपनी खुद की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो ये तो हो गया जल की खुद की सांद्रता के बारे में। अब हम बात करते हैं परासरण सांद्रता की। जहां पर जल ज्यादा होगा वहां पर परासरण सांद्रता कम होगी। ए पात्र में जल ज्यादा है तो ए पात्र में परासरण सांद्रता क्या होगी, कम होगी। बी पात्र में जल कम है तो बी पात्र में परासरण सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी। अब परासरण सांद्रता के संदर्भ में पहली डेफिनेशन इसी के संदर्भ में, तो परासरण सांद्रता के संदर्भ में जल का गमन किधर से किधर होता है, कम परासरण सांद्रता वाले विलयन से अधिक परासरण सांद्रता वाले विलयन की ओर। तो ए पात्र जो है इसमें जो जल उपस्थित है इसकी परासरण सांद्रता क्या है, कम है, और बी पात्र में जो विलयन उपस्थित है इसकी परासरण सांद्रता क्या है, अधिक है। तो जल किधर से किधर जाएगा, कम परासरण सांद्रता से अधिक परासरण सांद्रता की ओर, यानी ए से बी की ओर ही जाएगा। जल की खुद की सांद्रता के संदर्भ में भी किधर जा रहा था, ए से बी की ओर। तो ये दो हो गया। तीसरा देखो आप परासरण दाब के संदर्भ में, जहां पर जल ज्यादा होगा उस जगह परासरण दाब कम होगा। शुद्ध जल का परासरण दाब शून्य होता है, 0 होता है ना, और जहां पर जल कम होगा उस जगह परासरण दाब अधिक होगा। जहां पर जल कम होगा वहां परासरण दाब कम होगा,
और जहां पर जल अधिक कम होगा उस जगह परासरण दाब क्या होगा, अधिक होगा। तो जल किधर से किधर जाएगा, परासरण दाब के संदर्भ में कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब की ओर जाएगा जल, यानी ए पात्र से बी पात्र की ओर गमन करेगा कौन, जल। उसके बाद हम बात करते हैं विसरण दाब की, किसकी, विसरण दाब की। तो विसरण दाब के अनुसार जल हमेशा अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब की ओर जाता है। जिस जगह जल की मात्रा ज्यादा होगी उस जगह विसरण दाब अधिक होगा, और जिस जगह जल की मात्रा कम होगी उस जगह विसरण दाब जो होगा वो कम होगा। तो जल हमेशा अधिक विसरण दाब से कहाँ जाएगा, कम विसरण दाब की ओर जाएगा। ठीक, ये समझ में आ गया, सिंबल दिखाओ, अगर समझ में आ गया हो तो सिंबल दिखाओ। आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप ये जो लिख रहे हैं ना, विसरण दाब अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब की ओर होगी, जो सीट दी गई उसमें पीछे पीछे है ये चीज, वो बाद में लास्ट में जब हम वहां पहुंचेंगे तब बता दूंगा मैं। और यदि आप इसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 5 मिनट का समय है, इसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आप लिखना चाहते हो, हाँ लिख लो। कम परासरण सांद्रता से अधिक परासरण सांद्रता की ओर, बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये ए पात्र है, ये बी पात्र है, इसमें विलायक यानी शुद्ध जल भरा हुआ है, इसमें विलयन यानी विलय और विलायक दोनों उपस्थित है। जहां पर जल अधिक होगा वहां विसरण दाब अधिक होगा, और जहां पर जल कम होगा वहां कम होगा विसरण कम, विसरण दाब आएगा यहाँ, यहाँ पर विसरण दाब क्या होगा, कम होगा। और जहां पर जल अधिक होगा वहां परासरण सांद्रता कम होगी, और जहां पर जल कम होगा वहां परासरण सांद्रता अधिक होगी। जहां पर जल अधिक होगा वहां परासरण दाब कम होगा, और जहां पर जल कम होगा वहां परासरण दाब अधिक होगा। लिख लो ये। हो गया, लिख लिया। जिसने लिख लिया वो सिंबल दिखा देना है ना। लिख लिया, बढ़े आगे, ओके आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपके परासरण के बारे में, परासरण की डेफिनेशन को समझ लिया हमने। अब देखो परासरण के आधार पर जो विलयन होता है, विलयन जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। परासरण के आधार पर 3 टाइप के विलयन होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। किसके आधार पर, परासरण के आधार पर। पहला होता है अल्प परासरी विलयन, दूसरा होता है सम परासरी विलयन, और तीसरा होता है अति परासरी विलयन। 3 टाइप के विलयन होते हैं परासरण के आधार पर। नंबर 1 देखो, अल्प परासरी विलयन। कौन सा, अल्प परासरी विलयन। कौन सा विलयन, अल्प परासरी विलयन। दूसरा होता है सम परासरी विलयन, सम परासरी विलयन। और तीसरा होता है अति परासरी विलयन। कौन सा, अति मतलब बहुत अधिक, अति परासरी विलयन मतलब इसकी परासरण सांद्रता बहुत ज्यादा होती है, अति परासरी विलयन की। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं हम अल्प परासरी विलयन की। तो अल्प परासरी विलयन जो होता है इसको हाइपोटोनिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटोनिक। अल्प परासरी विलयन को जो है हाइपोटोनिक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। तो ये होता क्या है, देखो ऐसा घोल या ऐसा विलयन जिसकी परासरण सांद्रता दूसरे घोल या विलयन की तुलना में कम हो, अल्प परासरी या न्यून परासरी कहलाता है। देखो
जैसे मान लो हमारे पास में 2 विलयन है, यहाँ पर ए और बी, 2 पात्र हैं, इसमें अपने पास में 2, इसमें भी विलयन उपस्थित है और इसमें भी विलयन उपस्थित है, दोनों में हमारे पास में विलयन है। तो ऐसा विलयन या ऐसा घोल जिसकी परासरण सांद्रता या जिसका परासरण दाब दूसरे घोल या विलयन की तुलना में कम होता है, जैसे हमने कहा ए घोल जो है इसकी परासरण सांद्रता क्या है, कम है, परासरण सांद्रता इस ए घोल की क्या है, कम है, क्या है, कम, किसकी तुलना में, इस बी विलयन की तुलना में, और इसकी परासरण सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी। परासरण सांद्रता भी बोल सकते हैं या परासरण दाब भी बोल सकते हैं, अधिक होगी, है ना। जहां पर परासरण सांद्रता कम होगी ना, वहां पर परासरण दाब भी कम होगा, और परासरण सांद्रता जहां अधिक होगी वहां परासरण दाब भी अधिक होगा। तो देखो ऐसा घोल या विलयन, ऐसा घोल या विलयन जिसकी परासरण सांद्रता या हम परासरण दाब भी बोल सकते हैं, जिसकी परासरण सांद्रता दूसरे घोल या विलयन की तुलना में कम हो, उसे अल्प परासरी या न्यून परासरी या हाइपोटोनिक विलयन बोलते हैं। तो देखो यहाँ ए और बी 2 विलयन है हमारे पास में, तो ए विलयन जो है इसकी परासरण सांद्रता क्या है, कम है, बी विलयन जो है इसकी परासरण सांद्रता क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर ए विलयन जो होगा ना बी की तुलना में क्या होगा, अल्प परासरी विलयन, ए विलयन जो है बी विलयन की तुलना में क्या होगा, अल्प परासरी विलयन। दोबारा डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं, ऐसा घोल या विलयन जिसकी परासरण सांद्रता या परासरण दाब दूसरे घोल या विलयन की तुलना में कम होती है, उसे अल्प परासरी या न्यून परासरी या हाइपोटोनिक विलयन कहते हैं। तो देखो यहाँ पर ए और बी विलयन में से ए विलयन की परासरण सांद्रता कम है, किससे, बी विलयन से कम है। तो यहाँ पर ए विलयन जो होगा ना वो कैसा होगा, अल्प परासरी विलयन होगा, कैसा होगा, अल्प परासरी विलयन, मतलब इसका परासरण दाब जो है वो क्या होगा, कम होगा। अब देखो अल्प परासरी विलयन है ये, कौन सा, ए विलयन, और बी विलयन क्या है, अधिक परासरी विलयन है। तो जहां पर हमें पता है जहां पर परासरण सांद्रता कम होती है या परासरण दाब कम होता है वहां जल ज्यादा होता है, तो मतलब ए घोल में जल की मात्रा क्या है, अधिक है, जल की मात्रा क्या होगी इसमें, अधिक होगी, और बी घोल में जल की मात्रा क्या होगी, कम होगी। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, देखा था ना हमने थोड़ी देर पहले, ऐसा घोल जिसकी परासरण सांद्रता दूसरे विलयन या घोल की तुलना में कम होती है उसे क्या बोलेंगे हम, अल्प परासरी विलयन, क्या बोलेंगे, अल्प परासरी विलयन। तो इसकी परासरण सांद्रता कम है, इसका परासरण दाब भी कम है, लेकिन इसमें जल अधिक है, क्योंकि जहां जल अधिक होता है ना वहां पर ही परासरण सांद्रता कम होती है या परासरण दाब कम होता है। और बी घोल में जो है परासरण सांद्रता अधिक है या इसका परासरण दाब अधिक है, तो इसमें जल की मात्रा कम होगी। आ गया समझ में, आ गया समझ में, ठीक है। देखो तो एक घोल में जल क्या है, अधिक है, तो ऐसा घोल जिसकी परासरण सांद्रता कम होती है या जिसका परासरण दाब कम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अल्प परासरी विलयन। और जब हम अल्प परासरी विलयन में किसी कोशिका को डालेंगे, ध्यान से सुनना, अल्प परासरी विलयन में किसी कोशिका को डालने पर जल जो है कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा, जल जो है किधर प्रवेश करेगा, कोशिका के अंदर। अल्प परासरी घोल में किसी कोशिका को डालने पर जल जो है कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा, क्यों, क्योंकि अल्प परासरी विलयन जो होता है उसकी परासरण सांद्रता तो कम है लेकिन उसके अंदर जल की मात्रा क्या है, अधिक है। तो ध्यान रखना, अल्प परासरी विलयन में किसी कोशिका को रखने पर जल जो है हमेशा कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। आ गया समझ में, आ गया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखो, या फिर इसको एक बार और देख लेते हैं, अल्प परासरी विलयन क्या होता है, ऐसा घोल जिसकी परासरण सांद्रता दूसरे घोल या विलयन की तुलना में कम होती है उसे अल्प परासरी या न्यून परासरी या हाइपोटोनिक विलयन
कहते हैं। जिसकी परासरण सांद्रता कम होती है उसमें जल की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, और जल की मात्रा अधिक होगी तो ऐसे विलयन में किसी कोशिका को डालने पर जल जो है उस कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा। यहाँ पर बी विलयन की तुलना में ए क्या है, अल्प पराशरी है। बी विलयन की तुलना में ए क्या है, अल्प पराशरी है। और ये अपन यूं भी बोल सकते हैं यहाँ पर बी जो है ए की तुलना में अति पराशरी है। अति पराशरी पढ़ेंगे ना, उसके बाद देखेंगे। यहाँ पर ए जो है बी की तुलना में क्या है, अल्प पराशरी, लेकिन बी जो है वो ए की तुलना में क्या है, अति पराशरी। क्यों? क्योंकि इसकी परासरण सांद्रता अधिक है। ठीक, आगे ये अल्प पराशरी विलयन समझ में। हाइपोटोनिक सिंबल दिखा दो, नहीं आया समझ में? अजय, शिवम, आगे समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, तो पहली बात हो गई अल्प पराशरी विलयन या हाइपोटोनिक की। दूसरी बात करते हैं हम समपराशरी विलयन। किसकी बात करेंगे? समपराशरी विलयन। सम मतलब समान, इसको आइसोटोनिक भी बोलते हैं। समपराशरी विलयन को आइसोटोनिक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आइसोटोनिक। कौन सा टोनिक? आइसोटोनिक। देखो समपराशरी विलयन क्या है? ऐसा घोल या विलयन जिसकी परासरण सांद्रता या परासरण दाब दूसरे घोल या विलयन के समान हो तो ये दोनों विलयन क्या कहलाएंगे? आपस में समपराशरी कहलाएंगे। जैसे हम दो पात्र लेते हैं, ए में, इसमें ए विलयन ले लेते हैं और दूसरे में भी विलयन ले लिया आपने, है ना। इन दोनों की परासरण सांद्रता क्या है? बराबर है। परासरण सांद्रता दोनों विलयनों की क्या है? बराबर है। तो ये दोनों विलयन आपस में क्या कहलाएंगे? समपराशरी कहलाएंगे। इन दोनों की परासरण सांद्रता क्या है? बराबर है या समान है। तो ये दोनों विलयन क्या कहलाएंगे आपस में? ए और बी समपराशरी। क्या कहलाएंगे? समपराशरी विलयन कहलाएंगे ये दोनों के दोनों। दोबारा सुनना, ऐसा घोल या ऐसे घोल या विलयन जिनकी परासरण सांद्रता कोशिका रस की परासरण सांद्रता के समान हो समपराशरी विलयन कहलाते हैं। यहाँ पर इसमें कोशिका रस के संदर्भ में दे रखा है, मैं आपको यहाँ पर दो विलयनों के संदर्भ में समझा रहा हूं। दो विलयन है, मान लो ए और बी, ए विलयन और बी विलयन, दोनों की परासरण सांद्रता समान है तो दोनों क्या कहलाएंगे? समपराशरी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समपराशरी। इस कंडीशन में जल का प्रवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विलयन क्या है? समपराशरी। ना तो जल ए से बी की ओर जाएगा, ना जल बी से ए की ओर आएगा। जबकि इसके पहले वाला जो देखा था हमने अल्प पराशरी, उसमें जल जो है ना ए से बी की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि ए की परासरण सांद्रता कम थी और बी की क्या थी? ज्यादा थी। जबकि समपराशरी दोनों की परासरण सांद्रता समान है तो जल ना तो ए से बी की ओर जाएगा ना बी से ए की ओर आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों समपराशरी है। अब देखो डेफिनेशन, आपके जो सीट में डेफिनेशन लिखी हुई है वो कोशिका के संदर्भ में लिखी हुई है। ऐसा विलयन या घोल जिसकी परासरण सांद्रता कोशिका रस की परासरण सांद्रता के समान हो समपराशरी विलयन कहलाता है। इसको आइसोटोनिक भी बोलते हैं। यहाँ पर मान लो हमने बी विलयन की जगह कोशिका को ले लिया। किसको ले लिया? कोशिका को ले लिया। इसको ले लिया कोशिका को। अब जो ये कोशिका है इसकी परासरण सांद्रता और इस ए विलयन की परासरण सांद्रता समान है। समान है तो जल ना तो ए विलयन से कोशिका में जाएगा ना कोशिका से ए विलयन में जाएगा। आगे समझ में? आगे ना समझ में? समपराशरी। ठीक, तो समपराशरी विलयन की कंडीशन में जल का गमन नहीं होगा। अब देखो इसके पहले हमने जो पढ़ा था अल्प पराशरी विलयन, उसको देख लेते हैं अपन एक बार और। मान लो ये जो ए विलयन है इसकी परासरण सांद्रता कम है और कोशिका रस की परासरण सांद्रता क्या है? अधिक है। परासरण सांद्रता क्या है? अधिक है। कोशिका रस की अधिक है और ए विलयन की परासरण सांद्रता क्या है? कम है। परासरण सांद्रता क्या होगी? ए विलयन की कम होगी। वापिस अल्प पराशरी को बता रहा हूं मैं, दोबारा देखना। मान लो ए विलयन की परासरण सांद्रता कम है और कोशिका के रस की जो परासरण सांद्रता होगी वो ज्यादा है, या कोशिका की परासरण सांद्रता क्या है? वो ज्यादा है। तो ये अल्प पराशरी होगा किसकी तुलना में? कोशिका की तुलना में। थोड़ी देर पहले अल्प पराशरी विलयन में अपन ने क्या पढ़ा था? ऐसा घोल या विलयन जिसकी परासरण सांद्रता दूसरे घोल या विलयन की तुलना में क्या हो? कम हो।
तो ये ए विलियन जो है इसकी परासरण सांद्रता कोशिका रस की परासरण सांद्रता की तुलना में क्या है, कम है। तो ये क्या होगा, अल्प परासरी होगा। और अल्प परासरी विलियन में किसी कोशिका को रखने पर जल जो है कोशिका के अंदर जाएगा। क्यों जाएगा, मान लो हम इस कोशिका को इस ए विलियन में डाल देते हैं, तो इस कोशिका की जो परासरण सांद्रता है वो अधिक है। अधिक है मतलब इसमें जल की मात्रा कम है। और ए विलियन में परासरण सांद्रता क्या है, कम है। कम है मतलब इसमें जल की मात्रा ज्यादा है। तो जल जो है ए विलियन से कहाँ जाएगा, अल्प परासरी विलियन से कहाँ जाएगा, कोशिका के अंदर। ठीक, तो दो प्रकार पढ़ लिए हमने, दो टाइप परासरण के। पहला अल्प परासरी विलियन, दूसरा समपरासरी विलियन। समपरासरी विलियन की होने की कंडीशन में जल का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि दोनों के दोनों ही समपरासरी होंगे। और जब अल्प परासरी विलियन की कंडीशन में क्या होगा, जल जो है हमेशा कहाँ जाएगा, अल्प परासरी विलियन से ऊपर जाएगा, जो कोशिका रस में जाएगा, जहां पर परासरण सांद्रता अधिक है। तो ये दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप है अति परासरी विलियन। कौन सा विलियन, अति परासरी विलियन। अति परासरी विलियन को हाइपरटोनिक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक बोलते हैं इसको, किसको, अति परासरी विलियन को हाइपरटोनिक कहते हैं। अति परासरी विलियन मतलब ऐसा घोल या ऐसा विलियन जिसकी परासरण सांद्रता कोशिका रस की तुलना में अधिक हो, उसे क्या बोलेंगे, अति परासरी विलियन कहते हैं। क्या बोलेंगे, अति परासरी विलियन। ऐसा घोल या विलियन जिसकी परासरण सांद्रता कोशिका रस की तुलना में अधिक हो, वो क्या कहलाएगा, अति परासरी विलियन कहलाएगा। एक और डेफिनेशन बोलता हूं मैं इसकी, ऐसा घोल या विलियन जिसकी परासरण सांद्रता दूसरे घोल या विलियन की तुलना में अधिक हो, वो क्या कहलाएगा, अति परासरी विलियन कहलाएगा। अब यहाँ पर अपन दो घोल लेते हैं वापस, ए और बी। बी को मान लो अपन कोशिका ले ली अपनी, ये कोशिका है या कोशिका रस है ये, ठीक है। तो इस ए विलियन की जो परासरण सांद्रता है वो अधिक है। क्या है, परासरण सांद्रता क्या है इसकी, अधिक है, अधिक है। और बी विलियन जो है या ये जो कोशिका है इसकी परासरण सांद्रता क्या है, कम है। इसकी परासरण सांद्रता कम है। और एक ही परासरण सांद्रता अधिक थी। अल्प परासरी में हमने देखा था इसकी परासरण सांद्रता कम थी और इसकी ज्यादा थी। अति परासरी में क्या हुआ, इस विलियन की परासरण सांद्रता अधिक है, किसकी तुलना में, कोशिका की तुलना में या दूसरे घोल की तुलना में इसकी परासरण सांद्रता अधिक है। मतलब इसकी परासरण सांद्रता अधिक है तो इसमें जल की मात्रा क्या है, कम है। और इसकी परासरण सांद्रता कम है तो इसमें जल की मात्रा क्या है, अधिक है। तो अति परासरी विलियन में जब किसी कोशिका को रखा जाता है तो इस कोशिका में से जल कहाँ चला जाएगा, इस अति परासरी विलियन में चला जाएगा। और जब कोशिका में से जल बाहर निकल जाएगा ना तो कोशिका पिचक जाएगी, शलत हो जाएगी। शलत का मतलब होता है पिचकना। जब कोशिका से जल बाहर निकलेगा तो कोशिका क्या होगी, पिचक जाएगी। कोशिका रस से जल बाहर निकलेगा तो कोशिका शलत हो जाएगी। शलत का मतलब होता है पिचकना या सिकुड़ना। तो जब अति परासरी विलियन में किसी कोशिका को रखते हैं तो जल जो है कोशिका से बाहर निकलता है। जैसे मान लो हम फूले हुए अंगूरों को नमक के घोल या चीनी के घोल में रखेंगे तो अंगूरों से जल बाहर निकल जाएगा और अंगूर क्या होंगे, पिचक जाएंगे, पिचक जाएंगे ना। और जब उन पिचके हुए अंगूरों को वापस हम जल के अंदर डालेंगे, पिचके हुए अंगूरों को जब हम वापस जल के अंदर डालेंगे तो वो जल का अवशोषण करके फूल जाते हैं। फूल जाते हैं मतलब स्फीत हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, अल्प परासरी विलियन में तो क्या होता है, कोशिका को रखने पर कोशिका के अंदर जल जाएगा और कोशिका के अंदर जल जाएगा तो कोशिका स्फीत हो जाएगी। स्फीत का मतलब होता है फूलना। समपरासरी विलियन की कंडीशन में जल का प्रवाह नहीं होगा और अति परासरी विलियन की कंडीशन में क्या होगा, जल जो है कोशिका से बाहर निकलेगा। क्यों, क्योंकि अति परासरी विलियन में क्या होगा, जल की मात्रा कम होगी लेकिन उसकी परासरण सांद्रता अधिक होगी। किसकी तुलना में, कोशिका की तुलना में। यह अति परासरी समझ में आ गया, सिंबल दिखाओ, आ गया समझ में। कितने मिनट बचे,
2 मिनट और बच रहे हैं, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आपको वापस रीजॉइन करना है।